बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं किस प्रकार से हिंदी को संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हिंदी को संस्कृत में अनुवाद करने का जो नियम है वो सारा की सारा क्लास आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और आज की क्लास से पर डे एक वीडियो चैनल पे पर डे अपलोड किया जाएगा और उसमें शुरू से अंत तक जितना भी नियम है सारा का सारा टर्म को एक एक करके बारीकी से समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हिंदी को संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को हिंदी से संस्कृत में कन्वर्ट करने आ गया तो वो स्वतः संस्कृत को हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो आज की इस क्लास में कुछ नियम है, उन नियम हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं। नियम को कैसे फॉलो करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारी की सारी बातें आज की इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आज की क्लास में हम कुछ नियम लिखे हुए हैं। नियम पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक है वो हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है एक वचन। कितना वचन है? एक वचन। उसके बाद द्विवचन है और उसके बाद बहुवचन है, ठीक ना। तो बच्चों, जैसे ही हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने वचन होते हैं हिंदी में? दो होता है। लेकिन संस्कृत में बात किया जाए तो संस्कृत में तीन वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं बच्चों? तीन वचन होते हैं। कौन कौन? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब बात करेंगे एक वचन किसके लिए प्रयोग होता है। तो जिस भी शब्द से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो रहा हो। कितने का? एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो रहा हो उसको एक वचन में कहते हैं। जैसे यह लड़का है, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है यह लड़का है, मतलब एक ही लड़का होगा। एक से जैसे ही ज़्यादा लड़का होगा तो लड़का शब्द का प्रयोग नहीं करके ये लड़के हैं या ये लोग लड़के हैं या ये सब लड़के हैं। तो सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब है लड़का शब्द का प्रयोग ना करके लड़के का प्रयोग करेगा। तो जैसे ही जिस भी शब्द से मालूम चले एक वचन में है, एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो रहा हो, वो एक वचन में आता है। कितने में आता है बच्चों? एक वचन में आता है। अगला टर्म आता है द्विवचन। तो द्विवचन किसको कहते हैं? तो वैसा शब्द जिससे दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध हो रहा हो उसको द्विवचन कहते हैं। जैसे संस्कृत में चलते हैं तो वह पढ़ता है, आगे संस्कृत का अनुवाद आता है तो वे दोनों पढ़ते हैं। तो जैसे ही दोनों के लिए मतलब दो व्यक्ति या दो वस्तु का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? तो द्विवचन में कहलाता है, ठीक ना। और सबसे अंतिम टर्म है बहुवचन। क्या है बच्चों? बहुवचन है। तो बहुवचन किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो बहुवचन आता है जैसे ही संस्कृत में दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता हो तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे वे सब खेलते हैं, तो इसको तीन कैटेगरी में टर्म किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। पहला, वह खेलता है। इसका मतलब है एक व्यक्ति, एक लड़का है, खेल रहा है। वे दोनों खेलते हैं, मतलब ये हो गया दो व्यक्ति या दो वह है लड़का है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? अपना खेल रहा है। और अगला टर्म आता है कि वे लोग खेलते हैं। तो संस्कृत में जैसे ही वे लोग खेलते हैं तो एक के लिए बनाया गया है। दो अगर है तो दो नाम सूचित करके बताया जाता है, लेकिन दो से ज़्यादा जब होता है तब उस कंडीशन में वे सब खेलते हैं। तो इसका मतलब है कि वो बहुवचन में है। किस में है बच्चों? बहुवचन में है। तो उम्मीद करते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका हुआ है। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इसके ऊपर फिर से हम वीडियो बना करके आप लोग के बीच में प्रस्तुत करेंगे। अगला टर्म बच्चों आता है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। सॉरी, ये विभक्ति नहीं है, विभक्ति हम लोग चलेंगे बालक शब्द रूप में, वहाँ पे आता है। यहाँ पे पुरुष है। सबसे ऊपर बच्चों क्या लिखा गया है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पुरुष लिखा गया है। प्रथम, द्वितीय, मध्यम और उत्तम। तो बच्चों अक्सर होता क्या है, जैसे ही प्रथम, मध्यम, उत्तम तो इंग्लिश का ध्यान आ जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक ना। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इंग्लिश एक अलग लिटरेचर है। इंग्लिश से संस्कृत को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
हिंदी लिटरेचर अलग है, हिंदी से भी संस्कृत को दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कुछ टर्म होता है जो कि बिल्कुल मैच नहीं करता है, अधिकांश टर्म ऐसे मैच करता है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है उससे बिल्कुल अलग है, थोड़ा भी मैच नहीं करेगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो संस्कृत में टेंस आता है, टेंस में आता है 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं। लेकिन हिंदी में जब पढ़ते, संस्कृत में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लकार आता है। लकार मतलब काल होता है, टेंस मतलब काल होता है। तो लकार का बात करेंगे तो संस्कृत में 10 लकार पढ़ना है, उसमें से भी 5 लकार जो होता है ऐसे ही अपना वेद पुराण उपनिषद लिखा जाता है उसके लिए आता है। और 5 लकार जो होता है परमानेंट यूज में आता है, जिसके ऊपर पढ़ा जाता है। तो सीधा सीधा हमारा कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उसको हिंदी से कंपेयर ना करें, इंग्लिश से कंपेयर ना करें। संस्कृत अलग लिटरेचर है और संस्कृत को संस्कृत ही रहने दें, तब आपको कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। नहीं तो बेहतर तरीके से समझने में थोड़ा समस्या होगा, बहुत परेशानी होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों प्रथम पुरुष के बारे में। तो प्रथम पुरुष में जैसे आपको मालूम होना चाहिए, इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड पर्सन, ही सी इट दे, मोहन रोहन सोहन गीता सीता रीता, वो सब थर्ड पर्सन आता है ना बच्चों। तो संस्कृत में जो होता है इंग्लिश का थर्ड पर्सन, वो संस्कृत का फर्स्ट पर्सन होता है, प्रथम पुरुष का लाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में कौन कौन आएगा बच्चों? तो स मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग। और इतना ही नहीं, मोहन सोहन रीता गीता सीता मिता चिंटू पिंटू जितना भी नाउन है वो सारा का सारा बच्चों प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं प्रथम पुरुष आपका क्लियर हो चुका हुआ होगा, ठीक। अब मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष मतलब ये कह सकते हैं कि इंग्लिश का सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में बच्चों क्या आता है इंग्लिश में? यू और योर आता है। तो इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, ठीक। तो मध्यम पुरुष जो होता है इंग्लिश का सेकेंड पर्सन और हिंदी संस्कृत का मध्यम पुरुष वो सेम होता है। तो मध्यम पुरुष किसके लिए होता है बच्चों? त्वम युवाम युवम, तुम लोग, आप लोग, आप सब, आप लोग, आप दोनों, आप, ये सब मध्यम पुरुष में आता है, ठीक ना। और बच्चों सबसे अंतिम है उत्तम पुरुष। क्या है बच्चों? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कहिएगा सर कौन आता है? तो इंग्लिश में जो फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, वही संस्कृत में उत्तम पुरुष में आता है। किस में आता है बच्चों? उत्तम पुरुष में आता है, ठीक ना। तो उत्तम पुरुष में अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब या फिर हम लोग भी होता है, ठीक ना। अभी पूरा कंसेप्ट समझा नहीं रहे हैं, जो इसकी बेसिक कंसेप्ट है उसको डील करते हुए बढ़ा रहे हैं आगे, और इस पे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो इस साइड में बस थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि सर ये ऐसे ही क्या बता रहे हैं, ये सब जितने भी ज़रूरी पार्ट हैं वो बता रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट बेहतर रूप से क्लियर हो सके, ठीक ना। अब बच्चों उम्मीद करते हैं ये सब जितना भी है वो क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं किसका प्रयोग कहाँ होता है। देखिए इस पार्ट को आप याद कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? याद करना है। याद कैसे करेंगे? सह मतलब वह, सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब या फिर वे लोग भी होता है, ठीक ना। अगला टर्म आता है त्वम मतलब तुम, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब होता है तुम सब। क्या होता है बच्चों? यूयम मतलब तुम सब। अगला टर्म आता है अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वह मतलब हम सब। तो इसको याद आप कैसे करेंगे? तो याद करना है सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम, ठीक ना। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम। ऑटोमेटिक ध्यान में आ जाएगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये ऑटोमेटिक ध्यान में रहता है बच्चा लोगों को। बस याद करने में दिक्कत यही होता है कि सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम,
अहम, अवाम, वयम। तो ऐसे बच्चों इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। संस्कृत के अंतर्गत ये जो टर्म है सबसे वीवीआई है, इसके बगैर संस्कृत का थोड़ा भी पैर इधर से उधर नहीं आप कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। एक कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है, तो कहानी सुना दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहानी ये है कि एक राजा था, राजा के पास लड़का था, 2 लड़का था, एक छोटा भाई था और एक बड़ा भाई था। राजा बहुत परेशान था, बच्चा पढ़ता नहीं था, शरारती था, खेलता कूदता बहुत था। राजा बहुत कोशिश किया पढ़ने का, नहीं पढ़ाने का, नहीं पढ़ पाया। अंत में शिक्षक रखे, शिक्षक भी रखे हैं तो एक शिक्षक पढ़ाए, लड़का पढ़ता ही नहीं था। दूसरा शिक्षक रखे, नहीं पढ़ता था। अंत में राजा एक इनाम रखा कि जितने भी कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ा देगा उसको हम अपना आधा राजपाठ दे देंगे। बहुत व्यक्ति आए पढ़ाने के लिए। उसी प्रकार से एक बहुत ही चालाक व्यक्ति था, वो अपना आया। क्या किया, दोनों बच्चों को बैठा लिया घोड़ा पे, कहा कि चलो आज हम सैर कराते हैं। बच्चा को नहीं बताया कि हम तुमको पढ़ाएंगे, ठीक ना, सैर कराते हैं, चलो। लेकर के गया तो उसके बगीचा में लेकर के गया। बगीचा में जैसे ही गया तो ये क्या किया, घोड़ा से उतार करके अपने भी उतर गया, बच्चा को भी उतार दिया। और कुछ डंटा रखे हुआ था, डंटा होता है, उसे क्या किया, आम पे मारा। आम फरा हुआ था, एक बार मारा, 2 आम गिरा। छोटा भाई गया अपना लेकर के, दौड़ करके ले आया। उसके बाद फिर मारा। अब बड़ा भाई गया लेकर के आया। अब छोटा भाई को कह रहा है कि कितना आम हुआ बच्चों, काउंट करके बताओ हमको। तो छोटा कह रहा है सर 1 2 3, 3 हुआ सर। अच्छा 3 हुआ। फिर से मारा डंटा, फिर से गया, 3-4 आम गिरा। फिर से बड़ा भाई गया लेकर के आया। छोटा भाई क्या किया, उसको काउंट कर रहा है, कितना हुआ बच्चों, काउंट करके बताओ। तो अभी पूरा आम ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, पूरा ये हमारा बोरा जो है कंप्लीट हो जाएगा, भर जाएगा, हम लोग चलेंगे घर पे, ठीक ना बच्चों। ठीक है सर। फिर अपना चलने लगा, फिर अपना हुआ। इसी प्रकार से थोड़ा देर चला। उसके बाद जैसे ही बच्चा को उसमें समझ में आया तो बच्चा फिर एक बार क्या किया, टीचर अपना डंटा मारा और बड़ा भाई गया आम लेने के लिए। तो छोटा भाई कह रहा है भागा हो भैया, ये मास्टर वहाँ पर हो छो। तो ये क्या होता है, बच्चा लोगों का वो अपना होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वो टर्म बताया जा रहा है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा टर्म है, ठीक ना। ये एक बार समझ लेंगे, जीवन में कभी भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक ना। आगे बच्चों अब टर्म है लकार। अभी बोले हैं काल के बारे में। तो संस्कृत में मुख्यतः कितने लकार होते हैं, 10 लकार होते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, अनुज्ञा लकार, विधि लकार और सभी वगैरह वगैरह आता है। तो अभी आज की इस क्लास में हम लोग सीख रहे हैं लट लकार के बारे में। क्या चीज़ के बारे में बच्चों, लट लकार के बारे में। तो लट लकार किसको कहते हैं, लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है बच्चों, वर्तमान काल। लिख दे रहे हैं बगल में, वर्तमान काल। क्या होता है बच्चों, वर्तमान काल। लट लकार मतलब क्या होता है बच्चों, वर्तमान काल। अब लट लकार से रिलेटेड अब इधर बताएंगे। इधर भी जैसे जैसे इसमें 1 2 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वैसे ही इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक ना। अब बच्चों इसमें अभी हम पठ धातु है। क्या चाहिए बच्चों, पठ धातु है। इसका मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है बच्चों, पढ़ना। पठ धातु है संस्कृत का, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो पढ़ धातु से हम बनाए हैं, इसमें लट लकार में चेंज करके इसको कंप्लीट करके रखे हुए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे एक्चुअली इसको याद करते हैं तो पहले पठ धातु से बनाया है तो बनता है पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथ, पठामि, पठाव, पठामा, ठीक ना। क्या बनता है बच्चों, तो ये तो हमारा बनता है, ठीक। पठती मतलब पढ़ता है, पठतः मतलब 2 व्यक्ति पढ़ता है इसलिए यूज करेंगे। पठन्ति मतलब 3rd पर्सन में, मतलब प्रथम पुरुष में 2 से अधिक लोग जब पढ़ता है उसके साथ यूज करेंगे। ये हम बताएंगे, डायरेक्ट नंबर वाइज सिखा देंगे। अभी बच्चों सबसे पहले काम हमारा है लट लकार को याद करने का। तो लट लकार याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए ती तह अंति
सी थ थ, आमी आव आम। क्या है बच्चों? ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आम। अब ये तैयार कैसे होता है तो उसके बारे में बताते हैं। जैसे देखिए, पठ हमारा धातु है और इसमें ती ऐड करेंगे तो बनता है पठती। क्या बनता है बच्चों? पठती। अगर खेल हमारा धातु है तो खेल में ती ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? खेलती। ठीक ना। उसके बाद इसी प्रकार से खाद हमारा धातु है। खाद मतलब होता है खाना, खेल मतलब होता है खेना। खाद में ती ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? खादती। ठीक ना, खादती। और इसी प्रकार से बच्चों ती ऐड किए हैं तो तह ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? इसको चेंज करते हैं, प थ और पठ धातु हो गया, इसमें तह ऐड करेंगे तो क्या हो गया? पठतः। ठीक ना। तो बच्चों ये सारा का सारा टर्म हम आपको किस सेक्शन में सिखा चुके हुए हैं? ये सारा का सारा टर्म अभी कुछ दिन पहले आपको सिखाए थे, संधि प्रकरण। तो उसमें कौन कैसे ऐड होता है वो सारा का सारा टर्म सिखा दिए हैं। यहाँ केवल वही बोलेंगे कि धातु जो होता है, धातु में अंत में ये टर्म ऐड हो जाता है, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आम। ठीक ना। ये टर्म सब अंत में ऐड होते चला जाता है और फिर अपना इसका जो फॉर्मेट आता है उस फॉर्मेट ये सब बनते चला जाता है। तो यहाँ पे हम पठ धातु से तैयार कर लिए, पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथः, पठथ, पठामी, पठाव, पठामा। ठीक ना बच्चों, क्या चीज़ ऐड कर लिए हैं? अपना ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पे बच्चों हम बात करते हैं, हिंदी लिखते हैं उसको संस्कृत में अनुवाद करते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ सके। अब बच्चों इस सब को हमको हिंदी में तो लिख लिए हैं, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। ठीक ना। तो ये तो हिंदी में बच्चों हम लिख लिए हैं। अब इसको हम संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसकी कहानी हम करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें मेन रूप से 9 प्रकार का ये जो स्टार्टिंग फेज है, इस ट्रांसलेशन को मतलब इस अनुवाद को सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको बेसिक कंसेप्ट कहा जाता है। इसको अगर हम सीख लेते हैं तो आगे चलने में हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक काम करते हैं बच्चों, ये जितना भी टर्म है इस टर्म को आप कॉपी पे लिख करके कैसे याद करना है बता दिए हैं, उसको पूर्ण रूप से याद कर लेंगे। जैसे एक बार फिर से बताते हैं, स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, उसको याद कर लेंगे। और यहाँ पे लट लकार है, लट लकार में याद आप करेंगे ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आम। इस प्रकार से इसको भी पूरा आप याद कर लेंगे। ठीक है ना। और अभी इस साइड का जो है पुरुष वाला टर्म इसको मिटाते हैं ताकि अच्छा से यहाँ पे हम लोग अनुवाद को डील कर सके। देखिए बच्चों, इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल नंबर वाइज है, नंबर वाइज सेट करते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम बात कर रहे हैं। जैसे पठ हमारा क्या है बच्चों? धातु है, मतलब पढ़ना। जैसे धातु किसको कहते हैं? तो इंग्लिश में जो वर्ब बोलते हैं ना, तो वही संस्कृत में धातु होता है। ठीक ना। तो इंग्लिश में जैसे वर्ब है, रीड, प्ले, नो, नो, गो, ये सब है ना वर्ब। उसी प्रकार से संस्कृत में पठ होता है, लिख होता है, खेल होता है, पा होता है, दा होता है, ये सब धातु है। ठीक ना। वो वर्ब और इसमें धातु। ठीक। तो अभी बात करेंगे, वह पढ़ता है। तो एक वचन में सह मतलब होता है वह, और एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं एक वचन वाला, मतलब सीधा सीधा कहेंगे तो एक नंबर में जो है उसका प्रयोग एक नंबर के साथ करते हैं। नंबर वाइज लिख दे रहे हैं बच्चों, पहले एक नंबर, उसके बाद ये हमारा आ गया 2 नंबर, ये हमारा आ गया 3 नंबर। ठीक ना। ये हमारा आ गया 4 नंबर, ये हो गया हमारा 5 नंबर, ये हमारा हो गया 6 नंबर, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हमारा हो गया 9 नंबर। ठीक ना। उसी प्रकार से इसमें कहेंगे तो 1 नंबर, ये हो गया हमारा 2 नंबर, ये हो गया हमारा 3 नंबर, ऊपर वाला है, ये हमारा आ गया 4 नंबर, ये हो गया हमारा 5 नंबर, ये हमारा हो गया 6 नंबर,
ये हो गया 7 नंबर, ये हो गया 8 नंबर, और ये बच्चों हमारा हो गया 9 नंबर। कितने नंबर? 9 नंबर। अब बच्चों यहाँ पर जो अनुवाद करते हैं तो 1 नंबर के साथ 1 नंबर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ता है तो इसका क्या बनाएंगे? सह पठते, तो लिखेंगे सह पठती, ठीक ना। दूसरा नंबर क्या है? तो वे दोनों पढ़ते हैं, तो मतलब होता है वे दोनों, तो वे दोनों लिखा हुआ है। और पढ़ते हैं, 2 व्यक्ति पढ़ रहा है, उसके लिए 2 नंबर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? पठतः, ठीक है ना। तो पठतः, ठीक ना। अगला टर्म है वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब के लिए या फिर वे लोग के लिए लिखते हैं क्या चीज बच्चों? हम ते लिखते हैं। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे? वे सब का। तो वे सब या वे लोग के लिए क्या बच्चों यूज करेंगे? ते का। तो ते हम प्रयोग कर दिए, ते। और यहाँ पर बहुवचन है, वे सब है, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए सीधा सीधा कहेंगे बहुवचन, वो वचन छोड़िए। 3 नंबर के साथ 3 नंबर का प्रयोग करेंगे पठंती। क्या प्रयोग करेंगे बच्चों? ती पठंती, ठीक ना। हम अभी समझ रहे हैं, आप बिल्कुल नए सिरे से देख रहे हैं, तो इस टॉपिक को समझने में थोड़ा लंबा समय लगेगा। बरकरार रहेंगे, बिल्कुल शुरू से अंत तक हर एक टर्म को समझाएंगे। हर एक टर्म को समझाए अभी तक नहीं है, जिस कारण थोड़ा भारी लग रहा है। कुछ टर्म अभी और है जिसको समझाना है, वो भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले अनुवाद को लिख लेते हैं, ठीक ना। अगला बच्चों क्या टर्म है? तो अगला टर्म हमारा है तुम पढ़ते हो, तो पहले तुम का लिखेंगे, ठीक ना बच्चों। तो तुम का क्या लिखेंगे बच्चों? तो यहाँ पे लिखे हुए हैं तुम का त्वम लिखते हैं संस्कृत में। तो तुम पढ़ते हो, तो इसका क्या लिखेंगे? त्व, ऊपर अनुस्वार दे सकते हैं या फिर अनुस्वार मिटाएंगे तो म हलंत। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। तो त्वम, तुम का हो गया। अब पढ़ते हो, तुम मतलब एक व्यक्ति है या बहुत व्यक्ति है? तो एक व्यक्ति है। नीचे लिखा गया तुम दोनों पढ़ते हो, तो 2 व्यक्ति रहेगा, तो इस सेंस में आएगा। बहुत व्यक्ति रहेगा तो तुम सब पढ़ते हो, इस सेंस में आता है। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपका क्लियर है कि तुम पढ़ते हो, इसमें एक व्यक्ति है, मतलब एक वचन में है। और कौन? ये है, क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। तो अभी आपको लिखाए थे प्रथम पुरुष ऊपर वाला होता है, मध्यम पुरुष दूसरा वाला होता है। तो मध्यम पुरुष ऐसे भी ध्यान रखेंगे। त्वम मतलब तुम, तो तुम का क्या लिखेंगे बच्चों? त्वम लिख दिए। अब पढ़ते हो, तो ये 4 नंबर में है, तो इसका 4 नंबर देखेंगे। ये मतलब सीधा सीधा कहने का अर्थ है, नंबर कैसे सेट करते हैं? तो जिस वचन में और जिस पुरुष में रहता है कौन चीज? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ठीक ना। जिस वचन और जिस पुरुष में कौन रहता है बच्चों? हमारा सब्जेक्ट रहता है। उसी के अनुसार हम लोग इसमें धातु रूप का प्रयोग करते हैं, ठीक ना बच्चों। किसका प्रयोग करते हैं? धातु रूप का हम लोग प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं त्वम किस में है? एक वचन के मध्यम पुरुष में है। तो एक वचन के मध्यम पुरुष में क्या आता है बच्चों? पठसी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? पठसी त्वम पठसी, ठीक ना। और ऐसे नहीं समझ में आया तो सीधा सीधा 4 नंबर का 4 नंबर के साथ में लिख दीजिए तुम दोनों पढ़ते हो। तो अब किस में लिखा गया है? तुम दोनों पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों। तो तुम दोनों का क्या लिखेंगे बच्चों? युवाम। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं युवाम, ठीक ना। और युवाम कितना नंबर में बच्चों? 5 नंबर में। तुम दोनों का क्या लिख दिए? तुम दोनों का यहाँ से यहाँ तक का लिख दिए युवाम। युवाम का मतलब हो गया तुम दोनों। अब पढ़ते हो, तो इसके लिए क्या लगाएंगे बच्चों? 5 नंबर के साथ 5 नंबर वाला पठ थ। तो लिखेंगे प ठ और थ विसर्ग, युवाम पठ। अगला है तुम सब पढ़ते हो। तो यहाँ पर तुम सब किसमें है? तुम सब, तो इसका लिखाता है यूयम, ठीक ना। तो लिख दे रहे हैं यूयम।
और तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब का तो बच्चों लिख दिए हैं, यूयम हो गया। और पढ़ते हो तो 6 नंबर में ये है, तो 6 नंबर में इसका कौन आता है, प ठ थ, तो लिख देंगे प ठ और थ, ठीक ना। और अगला है मैं पढ़ता हूँ, तो मैं कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर है 7 नंबर में मैं अहम मतलब मैं होता है, तो संस्कृत में क्या लिखेंगे बच्चों, मैं का तो अहम लिख देंगे। हाँ ऊपर अनुस्वार भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर म हलंत देते हैं, तो अनुस्वार मिटा दे रहे हैं, म हलंत कर दे रहे हैं। कोई गलती नहीं है, दोनों सही ही सही है, ठीक ना। मैं पढ़ता हूँ तो अहम, अब पढ़ता हूँ तो 7 नंबर में, तो 7 नंबर में कौन है बच्चों, पठामी, तो अहम पठामी। अगला बच्चों है हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों का क्या होता है संस्कृत में, तो 8 नंबर में लिखा गया है हम दोनों, तो हम दोनों का होता है आवाम। क्या होता है बच्चों, आ वा, अम्मा हलंत भी कर सकते हैं, नहीं तो वा पर अनुस्वार भी दे सकते हैं, दोनों बात वही है। और हम दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों के लिए, हम दोनों के लिए इसमें 8 नंबर में है, तो 8 नंबर में क्या लिखा गया बच्चों, पठावह, आवाम पठावह विसर्ग, आवाम पठावह। हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब क्या चीज मतलब होता है, वयम मतलब हम सब, तो लिखेंगे वयम वयम। उसके बाद पढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, पठामह पठामह, ठीक ना। तो इस प्रकार से बच्चों जितना भी संस्कृत का अनुवाद है कंप्लीट कर लिए हैं। इस अनुवाद को कॉपी पर आप 2 बार लिख करके जरूर बनाएं, ठीक ना बच्चों। यहाँ पे संस्कृत का जो टर्म है थोड़ा है लेंदी तो लगता है, पहला बार पढ़ने में बहुत टफ लगता है। हम लोग भी जिस समय पढ़े थे बहुत टफ लग रहा था, लेकिन आप ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे, क्या क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, वो बिल्कुल नहीं करना है। आप केवल ध्यान रखेंगे इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, अनुवाद। वह पढ़ता है तो सह पठती, 1 नंबर के साथ 1 नंबर का प्रयोग करेंगे, 2 नंबर के साथ 2 नंबर का, 3 नंबर के साथ 3 नंबर का, 4 नंबर में आएगा तो 4 नंबर का, 5 नंबर में रहेगा तो 5 का, 6 में तो 6 की, इसी प्रकार से 7, 8, 9, ठीक ना। अब बच्चों संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो सबसे पहला टर्म ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर जो लिखा गया है कौन है, वह वे मतलब एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, 2 व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, 3 व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। अगर 1 व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है तो पहला में आएंगे, 2 के लिए कहा जा रहा है तो दूसरा में आएंगे, 3 के लिए कहा जा रहा है तो तीसरा में आएंगे, ठीक। और दूसरा टर्म ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन पुरुष है। तो आपको बता दें कि जितना भी नाम होता है, जैसे इंग्लिश में अभी हम बोले हैं कि 3rd पर्सन ही, सी, इट, दे, रोहन, मोहन, सोहन, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है बच्चों, तो 3rd पर्सन। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत सह, तौ, ते, सह मतलब वह हो गया। जितना भी नाम है वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक। द्वितीय पुरुष के अंतर्गत क्या आता है, प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है, तो त्वम आता है, तुम से स्टार्ट होता है, ठीक ना। तुम से या आप से स्टार्ट हो तो वो किससे आता है बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया टर्म बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तुम से या आप से स्टार्ट हो रहा है, तुम पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, तुमने खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया, ठीक है ना। तो ये सब जितना भी त्वम, तुम या आप से स्टार्ट हो रहा है वो मध्यम पुरुष होता है। कौन पुरुष होता है बच्चों, मध्यम पुरुष, तुम से और आप से स्टार्ट होने वाला, ठीक। मैं या हम से स्टार्ट होने वाला, मैं से या फिर हम से स्टार्ट होने वाला जो होता है टर्म, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं, तो ये सब हो गया। तो हम से जो स्टार्ट है वो आता है उत्तम पुरुष, ठीक ना। तो पहला टर्म क्या बोले हैं, कितने व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है वो चुनना पड़ता है, उसके अनुसार बढ़ते हैं किस में जाना है। दूसरा टर्म क्या बताए हैं, दूसरा टर्म ये बताए हैं कि पहले देखेंगे मैं या हम से स्टार्ट हो रहा है क्या, मैं या हम से होगा तो उत्तम पुरुष में आएगा, तुम या आप से स्टार्ट होगा तो मध्यम पुरुष में आएगा, और कोई भी नाम हो या फिर
वह से स्टार्ट हो रहा, वह, वे लोग, वे सब, इस प्रकार से राम, सीता, मोहन, गीता, रीता, ये सब किसी से स्टार्ट हो तो वो किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। और जिसके अंतर्गत इसमें टर्म आता है, ठीक ना, जिसके अंतर्गत इसमें वो टर्म आता है उसी के अनुसार इसमें से कोई एक लगाते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हमारा आ रहा है दूसरा नंबर, वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का तऊ लिखेंगे, तो इसमें भी आएंगे 2 नंबर में तऊ के अनुसार ये लगाएंगे, मतलब सेट करेंगे तो नंबर वाइज सेट ये होता है और सिलेक्ट करते हैं किस में जाएंगे उसके अनुसार, जिस कॉलम में इसमें आता है उसी कॉलम में से इसमें भी सिलेक्ट करते हैं। मतलब सीधा सीधा कहेंगे नंबर जो हम दिए हैं उसी नंबर के साथ उसी नंबर का फॉर्मूला फिट करते हैं, ठीक ना। अगला बात करते हैं बच्चों, तो लकार अभी है, लट लकार वर्तमान काल, तो वर्तमान काल का पढ़ाए हैं। अभी अगले वीडियो क्लास में फिर से लट लकार से रिलेटेड कुछ टर्म है जिसको बताएंगे और उस पर फिर प्रैक्टिस कराएंगे और फिर अगले क्लास में आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज की क्लास को इतना ही पे स्थगित करते हैं, मिलते हैं फिर से अगले नए क्लास में।